हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल जैन एंड आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का सिंपल सा नेम है ऑर्गेनाइजिंग एंड आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। प्रीवियसली हमने ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस पढ़ी थी, इंपॉर्टेंस पढ़े थे एंड आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट होता है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन करता है तो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो सर ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक वर्किंग स्टाइल होती है या एक फ्रेमवर्क ऑफ वर्क होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करेगी, कितनी उनकी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट्स होंगी, कितनी सब यूनिट्स होंगी, कितने डिविजन्स होंगे, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, कितनी पोस्ट होंगी, कितने डेजिग्नेशन होंगे एंड कितनी किसको अथॉरिटी होगी। जो भी डिफरेंट लेवल पर जो भी एम्प्लॉय एंड वर्कर्स वर्क करते हैं उनके पास कितनी अथॉरिटी होगी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, हूज रिपोर्ट टू होम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा। तो इस प्रोसेस को, इस वर्किंग स्टाइल को, इस फ्रेमवर्क ऑफ वर्क को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिंपली बोले तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग स्टाइल होती है या फ्रेमवर्क ऑफ वर्क होता है। कैसे वह अपने जो उन्होंने प्लानिंग की है उस प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उस प्लानिंग को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कितने टाइप्स हैं। तो हम अपने इस कोर्स में 2 टाइप्स पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, एक पढ़ेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड एक पढ़ेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो फंक्शनल स्ट्रक्चर सिंपल सा होता है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम जब एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, किसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करते हैं? उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। जो सिमिलर नेचर की जो जॉब्स होती हैं, सिमिलर नेचर के जो वर्क होते हैं, सिमिलर नेचर की जो एक्टिविटीज होती हैं, उन सभी एक्टिविटीज को, उन सभी वर्क्स को, उन सभी जॉब्स को जब हम उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग जब किसी एक डिपार्टमेंट के अंडर में हम पुट करते हैं तो हम उसको कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सिंपली बोले फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शन के अकॉर्डिंग जब हम ग्रुपिंग करते हैं, जब सिमिलर एक्टिविटीज, सिमिलर जॉब को जब हम किसी एक डिपार्टमेंट के अंडर पुट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सेल्स एंड मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, ह्यूमन रिसोर्सेज एचआर डिपार्टमेंट हो। तो एज्यूम करो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होती हैं, जितने भी वर्क्स होते हैं, जब हम उसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर में पुट करते हैं तो उसको कौन सा डिपार्टमेंट बोलते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सेल्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी वर्क्स हैं, जॉब्स हैं, उनको जब हम सेल्स एंड मार्केटिंग के अंडर में रखते हैं तो उसको सेल्स डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो सिंपल सा मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, जब फंक्शन के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग जब हम वर्क को डिवाइड करते हैं, सिमिलर नेचर के वर्क को किसी डिपार्टमेंट के अंडर पुट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आया होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, आज हम उनको समझते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, जब किसी डिपार्टमेंट के अंडर, जैसे एज्यूम करो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जब किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर जितनी भी सिमिलर नेचर की जॉब्स हैं, वर्क है, जब एक ही डिपार्टमेंट के अंडर में करते हैं एंड जो भी उसके एम्प्लॉयज होते हैं, जो भी वर्कर्स होते हैं, जब उसी सिमिलर नेचर की जॉब्स को बार बार करते हैं तो उनके अंदर क्या जाता है? एक्सपीरियंस बढ़ता है, उनकी परफॉर्मेंस में क्या होता है? इंप्रूवमेंट होता है। सर इंप्रूवमेंट क्यों होगा? क्यों? सिंपल सा है, एज्यूम करो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर केवल और केवल किसका वर्क होगा? प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क होगा। और जब जो भी उसके अंडर में एम्प्लॉयज होंगे, वर्कर्स होंगे, जब उसी प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क्स को बार बार करेंगे, अगेन एंड अगेन करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी? इंप्रूव होगी। उनकी परफॉर्मेंस में इफिशियंसी आएगी, इफेक्टिवनेस आएगी एंड जब इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस आएगी तो अल्टीमेटली जब एक ही एक काम को बार बार करेंगे तो उनके अंदर क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन कि जो भी किसी डिपार्टमेंट के अंडर में एम्प्लॉयज होते हैं, जब एक ही एक फंक्शन को बार बार करते हैं, कि एक जॉब को एक ही एक तरीके को बार बार करते हैं तो उनके अंदर क्या आती है? परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होती है, उनके अंदर क्या आता है? स्पेशलाइजेशन आता है। तो उसका एडवांटेज हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। सेकेंड नंबर पर क्या है? प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स। इसमें सिंपल सा है, एज्यूम करो हम केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लेकर फोकस करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में
प्रोडक्शन से रिलेटेड सिमिलर एक्टिविटीज होती हैं, सिमिलर जॉब्स को परफॉर्म किया जाता है, तो जब उसको सुपरवाइज एंड कंट्रोल करना क्या है, आसान है। बिकॉज कि जब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर यदि हमें कंट्रोल करना है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, जॉब्स हो रही हैं, परफॉर्मेंस हो रही हैं, तो उसको सुपरवाइज करना एंड उसको कंट्रोल करना क्या है, आसान है। उसमें कोऑर्डिनेशन बनाना भी क्या होगा, आसान होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा प्रमोट कंट्रोल की जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है कंट्रोल को प्रमोट करता है, सुपरविजन अच्छा होता है, अकाउंटेबिलिटी भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको सेकेंड नंबर पॉइंट समझ में आया होगा। थर्ड नंबर पॉइंट सिंपल सा है, इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। सिंपल सा है, जब जो एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, सिमिलर नेचर की जॉब्स को बार बार करेंगे तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी आएगी एंड साथ साथ क्या आएगी, मैनेजरियल एफिशिएंसी आएगी। क्यों, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो भी ऑपरेशनल एम्प्लॉइज वर्कर्स होंगे, जो भी मैनेजरियल पर्संस होंगे, वो बार बार एक ही एक वर्क को करेंगे तो उस वर्क में क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी एंड हमारे ऑब्जेक्टिव भी क्या होंगे, सक्सेसफुली अचीव होंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगी क्योंकि इफिशिएंटली वर्क होगा। स्पेशलाइजेशन के कारण क्या होगा, इफिशिएंटली वर्क होगा। इफिशिएंटली वर्क होगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम। कॉस्ट कम होने से हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर पॉइंट क्या है, इट्स लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। तो सिंपल सा है, जब हम वर्क को फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सिमिलर नेचर के वर्क्स को किसी एक फंक्शन के अंदर, एक डिपार्टमेंट के अंदर पुट करेंगे तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा, ओवरबर्डन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि हमने एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही सारे वर्क्स को अलॉट किया है, सारे वर्क्स को हम कर रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, सबको पता होगा। जॉब डिस्क्रिप्शन में स्पेसिफिकली लिखा होगा किसको क्या करना है, कैसे करना है, तो उसमें क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। लास्ट पॉइंट है इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। तो सिंपल सा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉइज हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उन्हें केवल किससे रिलेटेड ट्रेनिंग देनी है, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो स्किल्स हैं उनको उन स्किल्स से रिलेटेड क्या देनी है, ट्रेनिंग देनी है। तो हमें पता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे एम्प्लॉइज एंड वर्कर हैं, तो हमें उनको कौन कौन सी स्किल्स देनी है, किस तरीके का उनका डेवलपमेंट करना है, तो उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना क्या होगा, आसान होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग देना आसान रहेगा और इफेक्टिव वे में हम उनको क्या ट्रेंड कर पाएंगे। इसके साथ में कुछ डिसएडवांटेज हैं, मेरे ख्याल से आपको एडवांटेज समझ में आए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, प्लेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपल सा है, जब भी फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है तो जो भी एम्प्लॉय एंड वर्कर्स होते हैं वो किस पर फोकस करते हैं, अपने डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव पर फोकस करते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट अच्छा करे, हमारे डिपार्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हों। तो वो केवल किसको प्रायोरिटी देते हैं, अपने डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन पर फोकस करेगा, सेल्स वाला सेल्स पर फोकस करेगा, मार्केटिंग वाला काहे पर फोकस करेगा, मार्केटिंग पर। तो वो केवल अपने जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की तरफ मूव होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पर वो उनको ना तो उतनी प्रायोरिटी देंगे ना उस पर फोकस करेंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा वो किस पर फोकस करेगा, केवल अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर फोकस करेगा और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की तरफ वो फोकस नहीं करेगा। सेकेंड नंबर है प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। सिंपल सा है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो केवल अपने आप पर फोकस करेंगे, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी क्या प्रायोरिटीज है उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ फोकस करेंगे। कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो क्या करेंगे, केवल अपने डिपार्टमेंट से फोकस करेंगे। जब अपने डिपार्टमेंट से फोकस करेंगे तो प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। इनफ्लेक्सिबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग है कि जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, उन्हें किसके बारे में नॉलेज होगा। क्यों, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन से रिलेटेड एम्प्लॉइज हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्कर्स हैं, तो उन्हें नॉलेज किस में होगा, नॉलेज केवल उन्हें प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या होंगी, उनको स्किल्स होंगी, प्रोडक्शन से रिलेटेड ही उनको एक्सपीरियंस होगा। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन उन एम्प्लॉइज को, उन वर्कर्स को ट्रांसफर करना चाहे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में उनको शिफ्ट करना चाहे तो नहीं कर पाएगी, बिकॉज जो
जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उन्हें केवल किससे रिलेटेड नॉलेज है, उन्हें केवल प्रोडक्शन से रिलेटेड नॉलेज होता है। उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है वो लिमिटेड हो जाती है, बिकॉज वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। तो हम ना तो उनको शिफ्ट कर सकते हैं, तो उनको ना तो हम किसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ना शिफ्ट कर सकते हैं। तो केवल वो किस काम के बचे, केवल और केवल वो उनको प्रोडक्शन से रिलेटेड नॉलेज होता है। तो उसमें क्या आती है, इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल सा है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वह किस पर फोकस करते हैं, अपने डिपार्टमेंट पर फोकस करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन के बारे में सोचेगा, सेल्स वाला सेल्स के बारे में, परचेस वाला परचेस के बारे में। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में क्या हो सकते हैं, इंटरेस्ट को लेकर, प्रायोरिटीज को लेकर, प्रायोरिटी को लेकर क्या हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। लास्ट वाला पॉइंट क्या है, डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। हमने सिंपली डिस्कस किया था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। सारे जब भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होते, तो जब भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है, तो सारे जो भी डिपार्टमेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि उनके कारण हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए। एज्यूम करो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स इंक्रीज नहीं हुई, प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ, तो सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स जो डिपार्टमेंट है वो क्या बोलेगा कि हम इसलिए सेल नहीं कर पाए बिकॉज प्रोडक्शन वालों ने क्वालिटेटिव प्रोडक्ट हमें नहीं दिया था, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी भी नहीं दी थी। ऑर्डर्स तो हमारे पास थे लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट को सप्लाई नहीं किया। जब प्रोडक्शन वाले से पूछा जाएगा भाई क्वालिटी क्यों नहीं थी, तो वो क्या बोल देगा, परचेस मैनेजर ने हमारे लिए क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल नहीं दिया था। जब परचेस वाले से पूछा जाएगा तो वो क्या बोलेगा, फाइनेंस मैनेजर ने हमारे लिए पैसा नहीं दिया था कि हम अच्छा क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल परचेस कर पाए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आसान नहीं होगी। सब एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, आरोप लगाएंगे कि इनके कारण इनके कारण इनके कारण हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए। मेरे ख्याल से आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आया होगा, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज। एंड अब हम डिस्कस करेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर सिंपल सा है, जब कोई कंपनी लार्ज इन साइज होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहती है, एंड ग्रोइंग कंपनी होती है जो फ्यूचर में भी डिफरेंट प्रोडक्ट को क्या करना चाहती है, प्रोड्यूस करना चाहती है, तब वह कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करती है, डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करती है। डिविजनल स्ट्रक्चर में सिंपली होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं, उन डिफरेंट प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट का एक डिपार्टमेंट होता है। एज्यूम करो कोई ए प्रोडक्ट है, तो ए प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज कहाँ होंगी, ए प्रोडक्ट के अंडर में ही होंगी। बी प्रोडक्ट है तो बी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी जॉब्स होंगे, जितने भी वर्क होंगे, वो सब किसके अंडर में रहेंगे, बी के अंडर में। जैसे एज्यूम करो ए प्रोडक्ट से अंडर से रिलेटेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो इसका अलग से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, इसका अलग से परचेज डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस होगा, सेल्स एंड मार्केटिंग होगा। मतलब ए प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे जो भी फंक्शंस हैं, सारे वर्क हैं, वो किसके अंडर में होंगे, ए का। प्रोडक्शन जितने भी प्रोडक्ट होंगे उतने ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जितने भी प्रोडक्ट होंगे उतने ही क्या होंगे, परचेज डिपार्टमेंट होंगे, जितने भी प्रोडक्ट होंगे उतने ही क्या होंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट होंगे। तो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस है वो किसी के अंडर में, उसी प्रोडक्ट के अंडर में होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा डिविजनल स्ट्रक्चर, जब प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं, एक्टिविटीज होती है, जब उसी प्रोडक्ट के अंडर में आती हैं, तब उसको कौन सा स्ट्रक्चर बोला जाता है, डिविजनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। एक कब किया जाता है, जब कोई एक कंपनी लार्ज इन साइज में होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है, ग्रोइंग कंपनी है, फ्यूचर में भी कई प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहती है, प्रोड्यूस करना चाहती है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है, तब ऐसी कंपनी डिविजनल स्ट्रक्चर को क्या करती है, फॉलो करती है। इसके भी हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। तो सिंपल सा है, जब किसी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे फंक्शन, सारे जॉब उसी प्रोडक्ट के अंडर में होंगे और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को केवल एक प्रोडक्ट से रिलेटेड किया जाएगा, तो उस प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन, और उस प्रोडक्ट में जो भी एक्टिविटीज होंगी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होने से क्या होगा, प्रोडक्ट के बीच में क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन आएगा। सिंपल सा है, केवल उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही हमें सोचना है, उस प्रोडक्ट के बारे में ही हमें फोकस करना है। उस प्रोडक्ट की फ्यूचर ग्रोथ के बारे में जब हम सोचते हैं तो उस प्रोडक्ट में क्या आते हैं, स्पेशलाइजेशन आता है, प्रोडक्ट हमारा तेजी से क्या होता है, इंप्रूव होता है। सेकेंड नंबर पर है फास्ट डिसीजन मेकिंग। तो सिंपल सा है, हमें केवल किसके बारे में सोचना है, हमारे बारे में सोचना है।
आज हम देखते हैं कई बार फैमिलीज क्या होती है, बड़ी फैमिलीज हो जाती हैं, आगे समझ में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, ज्वाइंट फैमिली होती है। तो ज्वाइंट फैमिली में डिसीजन लेना आसान नहीं होता है, लेकिन जब ज्वाइंट फैमिली को अलग अलग कर दिया जाता है तो जिसको जो डिसीजन लेना है वो आसानी से अपने डिसीजंस ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ये ज्वाइंट फैमिली जैसा काम नहीं है। ज्वाइंट फैमिली को क्या कर देना, तोड़ देना, अपना अलग अलग प्रोडक्ट अपना अपना वर्क कर रहा है, उसको जब भी जो डिसीजन लेना है, किसी के ऊपर कोई भी डिपेंडेंस नहीं है, किसी से कुछ पूछना नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, जब किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहेगी तो क्या आएगी, फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी, जल्दी जल्दी हम डिसीजन लेंगे, डिसीजन जल्दी लेंगे तो स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, इफिशियंसी बढ़ेगी, एंड हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स सक्सेसफुली क्या होंगे, अचीव होंगे। थर्ड नंबर पर क्या है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है, एज्यूम करो ए प्रोडक्ट में कोई लॉस होगा, बी प्रोडक्ट में कोई लॉस होगा, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, बिकॉज ए प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है हम उनको आसानी से सुपरवाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उन पर नजर रख सकते हैं। एंड जब भी लॉस होगा तो क्या होगा, एक दूसरे से कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, सब इंडिपेंडेंट हैं, तो उन पर हम आसानी से अकाउंटेबिलिटी एंड सुपरविजन हम आसानी से कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है किसी पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो आसानी से जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है आसानी से डिसीजन मेकिंग होगी, और उससे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। उसके बाद क्या है, एक्सपांशन एंड ग्रोथ। एज्यूम करो किसी कंपनी को कोई नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, तो कोई भी नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो विदाउट डिस्टर्बिंग, किसी को भी हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। जैसा हमारा ए प्रोडक्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, बी से रिलेटेड, जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो सी, नया करेंगे तो डी, किसी दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना हम आसानी से अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपांशन एंड ग्रोथ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको इसके एडवांटेज समझ में आए होंगे। डिसएडवांटेज सिंपल सा है, सबसे पहला डिसएडवांटेज है मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। तो सिंपल सा है, जैसे हमारे घर में ज्वाइंट फैमिली होती है तो एक टीवी से काम चल जाता है, एक वॉशिंग मशीन, एक फ्रिज से काम चल जाता है। लेकिन जब हमारी ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, टूटती है, अलग अलग चाचा जी लोग अलग अलग रहने लगते हैं, तो अलग से फ्रिज चाहिए, अलग से वॉशिंग मशीन, अलग से टीवी, सब कुछ क्या चाहिए, अलग अलग। सिमिलर इसमें है, जितने ज्यादा प्रोडक्ट होंगे उतने ही ज्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। ए प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग रहेगा, बी से रिलेटेड अलग रहेगा, सी से अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए पड़ेगा, अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, जितने प्रोडक्ट होंगे उन सिमिलर एक प्रोडक्ट से, एक रिसोर्सेज से जो काम हो सकता है वही सिमिलर रिसोर्सेज डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए चाहिए पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो और फिजिकल रिसोर्सेज हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए, डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रिसोर्सेज की क्या पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिससे कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट को किस पर फोकस करेंगे, केवल ए प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट होगा केवल वो अपने ही प्रोडक्ट पर फोकस करेगा, अपने ही डिपार्टमेंट पर फोकस करेगा। डिफरेंट डिवीजन से उन्हें कोई मतलब नहीं रहेगा, ना उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से मतलब रहेगा। ए प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉइज वर्कर्स उन्हें किससे मतलब रहेगा, ए कि हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने चाहिए, और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ फोकस नहीं करेंगे, केवल अपनी तरफ ही क्या करेंगे, फोकस करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जब भी रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अलोकेट किया जाएगा, तो उसमें क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है। बिकॉज हो सकता है कई बार कंपनीज में ये होता है कि कोई एक प्रोडक्ट क्या होता है, अच्छा वर्क करता है, एक प्रोडक्ट में सक्सेस मिलती है, एक प्रोडक्ट से एक रिसोर्सेज से, एक प्रोडक्ट से क्या होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, और पता चला उन प्रॉफिट्स को हम डिफरेंट रिसोर्सेज में क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आता है कि कमाया तो मैंने है और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सभी जगह। और कई बार ये होता है कि हमारे प्रोडक्ट को कम रिसोर्सेज दिए, दूसरे वाले को ज्यादा दे दिए, तीसरे को ज्यादा दे दिए, तो ये उनके बीच में क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने को लेकर। और लास्ट है इंक्रीज इन कॉस्ट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, इससे क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि डिफरेंट रिसोर्सेज को डिफरेंट प्रोडक्ट को एलोकेट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगी, कॉस्ट इंक्रीज होगी। मेरे ख्याल से आपको डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में भी समझ में आया हो। यदि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया हो तो जरूर लाइक करें, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज मिले, उनकी एग्जाम की प्रिपरेशन